हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम। जी प्रणाम। परसेप्टिव इंटरेक्शंस के आज के एपिसोड में हिंदी के कहानीकार, आलोचक और शिक्षाविद सूरज पालीवाल का पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछले अंक में हमने आपको बताया था, सूरज पालीवाल सर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से साहित्य विद्यापीठ से सेवानिवृत्त हुए हैं। उसके पूर्व आप जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रोफेसर थे। आपकी शिक्षा दीक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हुई है। पिछले अंक में हमने पालीवाल साहब के बचपन को और उनकी मथुरा में किस प्रकार से परवरिश हुई थी इस पे विचार विमर्श किया था, और उसमें करीब करीब निष्कर्ष ये निकला था कि मथुरा में शिक्षा व्यवस्था बैकवर्ड स्टेज में थी, विकास नहीं हुआ था, पैरोकियल एटमॉस्फियर था, फ्यूडल स्ट्रक्चर था, कास्ट सिस्टम पूरी तरीके से हावी था। उसके बाद पालीवाल साहब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आए। आज के अंक में हम पालीवाल साहब से उनके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अलीगढ़ में बिताए गए दिनों के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले तो सर से हम यही पूछना चाहेंगे कि जो वहाँ का तराना है, तराने में एक लाइन आपके उसमें संस्मरणों की जो किताब है, मेरे नक्शे के मुताबिक उसमें भी आई है, जर्रात का बोसा लेने को 100 बार 100 बार झुका आकाश। आकाश यहाँ। सर इस लाइन को जी, थोड़ा जरा थोड़ा इलेबोरेट कीजिए जरा हमारे दर्शकों के लिए। ये असल में उर्दू के बड़े शायर थे मजाज, जी। मजाज लखनवी। हम्म। उनका उन्होंने एएमयू का ये तराना लिखा था। इसकी हाँ। शुरुआत है, यह मेरा चमन यह मेरा चमन, मैं हम्म। अपने चमन का बुलबुल हूँ। तो ये शुरुआत यहाँ से है। फिर उसमें एक पंक्ति आती है, जर्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ। और उसी में है कि जो दिया हरम में जलता है, यानी काबा में, हाँ। काबा में अच्छा जो अच्छा। दिया, हाँ, जलता है, जो दिया हरम में जलता है, वो वो दिया यहाँ भी रोशन है। गुड। वो यहाँ भी जलता है, बहुत यानी अच्छे। अलीगढ़ में भी जलता है, हाँ, एएमयू समझ में गए। भी जलता है। तो जैसे और ये इसमें जमीन ऐसी है, जी जी। और ये जमीन ऐसी है कि आकाश भी इसको चूमने के लिए 100 बार झुका है। और उसमें गुड। आगे है कि खुद आंख से हमने देखी है, यानी हमने हाँ। खुद देखा है। हाँ, मजाज साहब अच्छा। लिखते हैं कि हमने खुद देखा है कि आकाश भी यहाँ जो है इस जमीन को चूमने के लिए यहाँ पे झुकता है और आता है। जब बोसा तो क्या ये होता है सर? ऐसी जमीन। जी, बोसा माने बोसा क्या चूमना। होता? अच्छा, बोसा को चूमना मतलब चूम, चूमना। और जर्रात का मतलब हाँ, जमीन। चूमना। जर्रात। जर्राद माने नहीं, और जमीन के कण, रेत, रेत अच्छा, के कण। जमीन के कण। गुड। हाँ, जमीन पोइटिक, की हाईली जो रेत, पोइटिक। हाँ, जर्रात का। जो जिसे बोसा लेने को, इस गुड। पूरी जमीन को नहीं, बल्कि इसका जो जो वो है, जर्रा जर्रा है, यानी गुड। जो इसके जो बिल्कुल जो रेत के टुकड़े टुकड़े जो कण हैं, उनको हाँ। चूमने के लिए आकाश भी यहाँ आता है, झुकता है। अच्छा, फिर बड़ी इसी में गजब। है कि हाँ, जो अब्र यहाँ से उठा है, यानी जो बादल यहाँ से उठा है, जो हम्म। अब्र यहाँ से उठा है, वो सारे यहाँ पर बरसेगा। हम्म। वो सारी दुनिया में बरसेगा, वो हम्म। केवल हिंदुस्तान और ये नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए एएमयू के विद्यार्थी सब जगह पाए जाते हैं, सब जगह उनका अपना वो है। तो ये तराना असल में वहाँ जो गाने की परंपरा है, ज्यादातर हम्म। विश्वविद्यालयों में है। आप बीएचयू में हाँ देखिए, और हाँ। बीएचयू में है, हमारे वर्धा में भी था। अच्छा अच्छा वर्धा अच्छा। में भी हमने, हाँ, हमने एक कुलगीत कहते हैं उसको हिंदी में। अच्छा अच्छा। हाँ, तराना को कुलगीत कहते हैं। तो वर्धा तो में तो बीएचयू का गांधीयन कुल, होगा कोई। वर्धा में तो कोई गांधी गांधी पे कोई होगा, गांधी जी पे कोई होगा। नहीं नहीं, गांधी पे नहीं, वो विश्वविद्यालय पे ही बनवाया था हम लोगों ने, पूरा एक विज्ञापन दिया था अच्छा अच्छा कि, अच्छा। और ये जो आपके लखनऊ के जो कवि हैं नरेश सक्सेना, इन्होंने अच्छा वो अच्छा लिखा था। अच्छा अच्छा। और हम लोगों ने लिखा तो ये था कि जब विज्ञापन दिया था कि जो भी इसका कुलगीत लिखेगा 25,000 रुपये उसे दिए जाएंगे इनाम के अच्छा बतौर।
पारिश्रमिक नहीं, इनाम के बतौर। हम्म। लेकिन नरेश जी ने लिया नहीं। नरेश जी ने कहा कि नहीं, विश्वविद्यालय से मैं कुछ नहीं लेता। अच्छी बात है। विश्वविद्यालय से उन्होंने एक नया पैसा नहीं लिया था। लेकिन अच्छा, अच्छा कुलगीत लिखा था, विश्वविद्यालय को लिखा आपने भी तो सर अपने उसमें मेरे नक्शे के मुताबिक में लिखा है कहीं कि जी। अलीगढ़ मेरा मेंटर और अध्यापक है। तो है तो हाँ। ये प्रोज में, लेकिन वो लाइन बड़ी पोइटिक लगती है कि मतलब लग रहा है दिल से निकल रही है जी जी। जी कि। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसमें क्या मतलब, जैसे आप ये बताने की बताइए हमारे दर्शकों को कि जैसे आप अलीगढ़ में गए, विश्वविद्यालय में गए, पहले मथुरा का जैसे एटमॉस्फेयर आपने पिछली बार हमको बताया था। तो जब जी अलीगढ़ में बिल्कुल। आप गए बीए में, आपने शायद हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और क्या था, हिंदी पॉलिटिकल साइंस। नहीं, वो तो बीए के सब्जेक्ट थे, बीए के विषय थे। लेकिन मेरा ऑनर्स हिंदी में था। मैंने अच्छा अच्छा। मैंने एबीयू से बीए ऑनर्स किया था। बीए तो ऑनर्स जो किया था मेरा तो। ऑनर्स, हाँ, मेरा जो ऑनर्स था वो हिंदी में था। बाकी जो वो बाकी जो विषय थे, वो हम्म। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे तो आपने कहीं आप बताते हैं कि जो हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स थे, हिंदी के प्रोफेसर्स थे, उर्दू में काजी साहब, शहरयार साहब, राही मासूम रजा भी पढ़ते थे वहां पे, और राय उधर मासूम रजा हिस्ट्री। मेरे सामने नहीं पढ़े, वो तो मेरे से वरिष्ठ थे। वो अच्छा चले गए अच्छा थे। वो अच्छा बॉम्बे चले गए थे, फिल्मी फिल्मी लाइन में चले गए थे। अच्छा अच्छा। और हिस्ट्री में जैसे तो ये इरफान मेरे, साहब। हाँ, इरफान साहब हिस्ट्री में थे। इतिहास विभाग में इरफान हबीब साहब थे। हम्म। और बहुत सारे लोग थे। इतिहास विभाग तो वहाँ का बहुत बड़ा विभाग है। बहुत रिच माना जाता है, सतीश हाँ, चंद्रा। बहुत रिच माना जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा तीन अच्छा। मंजिल का अकेला विभाग है वो। हम्म। जो कि जो पूरा हिस्ट्री में, और अलीगढ़ स्कूल कहलाता है वो हिस्ट्री का। अच्छा अच्छा। हाँ, स्कूल आप तो जानते हैं, जो आप तो हम्म, अंग्रेजी वाले हैं। ये जी। जो स्कूल का मतलब एक जो विचार है, अलीगढ़ का जो विचार है इतिहास में, अलीगढ़, वो अलग से अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट, हाँ। अलीगढ़ स्कूल ऑफ हाँ, थॉट। अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट। तो अलीगढ़ तो स्कूल ऑफ वो थॉट अलीगढ़ में का एक अलग, इरफान, इरफान साहब इरफान थे साहब का उसमें, बड़ा नाम है। सतीश हाँ, चंद्रा, प्रोफेसर इरफान नूर। हबीब साहब थे, सतीश चंद्रा साहब थे, नूरुल हसन साहब थे, और बहुत सारे लोग थे। अच्छा अच्छा अच्छा। पूरा भरा भरा पूरा विभाग था हिस्ट्री तो का, इतिहास। अच्छा अच्छा अच्छा। शीरी इरफान मूसवी साहब। थी। अच्छा अच्छा। हाँ, शीरी इ- मूसवी थी। इरफान साहब से रिलेटेड कुछ आप बात सुनाना चाहेंगे क्या हमारे दर्शकों को, जैसे आप बताते हैं, या इरफान, हाँ, इरफान अभी भी साहब का, साइकिल से आते हैं वो। हाँ, अभी भी साइकिल से आते हैं। और 94 देखिए साल। उनकी जो साइकिल है, तब भी साइकिल से ही आते थे वो। जी जी। तब भी वो साइकिल से आते थे। और हमारे गुरु से असल में उनके बहुत अच्छे संबंध थे, प्रोफेसर केपी सिंह साहब से। हम्म। और केपी सिंह साहब चूंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर रहे, कई बार रहे, तो हम्म। इसलिए एएमयू में एक बड़ा नाम था। जो लोगों के साथ हमेशा एक जुड़ाव उनका रहता था, लोगों के साथ काम करना, लोगों को सपोर्ट करना, और पूरे संघर्ष में खड़े रहना, इस तरह की उनकी आदत थी, प्रवृत्ति थी एक तरह से। तो इरफान साहब के यहाँ वो अक्सर आया जाया करते थे। और मैं शायद तब पीएचडी कर रहा था, मैंने एमए कर लिया था। हिस्ट्री कांग्रेस का वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, हिस्ट्री कांग्रेस हुई एएमयू में। तो इरफान साहब चेयरमैन भी थे डिपार्टमेंट के, और एक बड़ा नाम भी था। और शायद वो, अभी इतना तो याद नहीं है कि वो किस उससे थे, लेकिन हम्म। उस हिस्ट्री कांग्रेस के वो चेयरमैन थे मेरे ख्याल से वहाँ। तो हम अच्छा। लोग वॉलेंटियर के रूप में वहाँ काम करते थे उनके साथ। जी। तो मैंने ये देखा कि इरफान साहब, जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट की जो सीढ़ियाँ हैं, जो हम्म। ऊपर ले जाती थी कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ, वो अक्सर सीढ़ियों पे बैठे वहीं फाइलें निपटाते रहते थे, वहीं लोगों से मिलते रहते थे, और सीढ़ियों पे बैठ करके सारा काम, अच्छा। मतलब इतने सहज थे। हाँ। और साइकिल से आज भी, तब भी साइकिल से ही आते थे वो, और हम्म। आज भी। और ये कहा जाता है कि जो साइकिल है, पुरानी साइकिल है। और लोग मजाक में कहते भी थे कि इरफान साहब नई साइकिल कभी नहीं खरीदते। तो उन्होंने कहा कि नई साइकिल में तो कुछ खतरे भी हुए हैं, चोरी वोरी के। तो अच्छा। इसलिए वो एक पुरानी साइकिल है। और एक हम्म। बड़ी चेन है, जो भैंस की जो सांकल जिसे कहते हैं। जी। तो उससे वो जो पानी निकलने का जो पाइप है, उस पाइप से ताला लगा करके अपनी साइकिल को
बांध देते हैं वो। अच्छा। पूरे दिन खड़ी रहती है साइकिल। और इरफान साहब आज भी मेरे ख्याल से 94 के हैं, 94 साल के हैं। हम्म। लेकिन सुबह आते हैं, शाम तक अपने विभाग में काम करते रहते हैं, प्रोफेसर ऑफ एमेरिटस हैं। हम्म। लेकिन एमेरिटस के लिए तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरे दिन बैठे, हम्म। लेकिन उनकी रुचि है इस काम में। हम्म। वो लगातार अपना लिखना पढ़ना और इसमें का वो है। और तो इतना बड़ा तब इरफान स्कॉलर साहब होके, से, इतने हाँ बड़े तब इरफान स्कॉलर साहब होके से भी मैं, अम्बे, जी इतने बड़े जी स्कॉलर तब भी इतने अम्बिल हैं कि आप देखिए साइकिल से चल हाँ, रहे हैं, मतलब इंटरनेशनली नहीं रिनाउंड स्कॉलर। हम्बल तो इतने हैं जो नीलांशु जी, आप देखिए कि वो डीन थे हमारे संकाय के, कला संकाय के हम्म। डीन थे। मैं मैं संयोग से उनके पास बैठा हुआ था जी। कला संकाय के कार्यालय में। उन्हें उर्दू विभाग के चेयरमैन से कोई काम था। वहाँ हम्म। एबीयू में जो अध्यक्ष को चेयरमैन कहा जाता है, तो उर्दू के चेयरमैन से काम था। उन्होंने वहाँ के जो सहायक कर्मचारी था उसको बुलाया और उसको कहा कि भाई उर्दू विभाग के जो चेयरमैन है, डिपार्टमेंट की जो चेयरमैन है, जरा उनसे कहिए मिलना है। हम्म। जब वो सहायक कर्मचारी चला गया, तब उनको ये एहसास हुआ कि उन्होंने गलत कह दिया है। वो उसके पीछे दौड़े कुर्सी से उठ करके और आकर के बुलाया और कहा कि मियाँ आपका ऐसे कैसे चले गए, आपका दिमाग खराब है। तो हम्म। उनका कि अच्छा, सहायक कर्मचारी क्या बोले? तो उन्होंने कहा कि उन चेयरमैन साहब को ये कहिए कि डीन साहब को मिलना है तो वो किस वक्त मिलने आए। हम्म। तब तब वो गए और फिर उन्होंने चेयरमैन साहब को कहा, उर्दू वालों को, कि डीन साहब आपसे मिलना चाहते हैं तो किस वक्त मिलने आए। उन्होंने कहा कि अपनी चेयर पे बैठे हैं, डिपार्टमेंट वहाँ बैठे हैं, डीन ऑफिस में, कि जी बैठे हुए हैं, कि तो चलो मैं आता हूँ। तो इतना उनमें वो था संस्कार, जिसे हम कहते हैं कि डीन डीन है तो कोई, जो चेयरमैन है डिपार्टमेंट का, उनका नौकर थोड़ी है। हम्म। तो एक बराबरी का जो एक व्यवहार था उनका, उस तरह का वो रहता था उनके लिए। तो मैंने तो देखा नहीं, लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि वो चपरासी भी आता था तो उसके लिए भी खड़े हो जाते थे वो तो। और अच्छा अच्छा। हाँ, कि मान लो चेयरमैन ने उस जो चपरासी किसी दूसरे विभाग का है और उसके चेयरमैन वो लेट हो गया या कोई बात हो गई, तो उस चेयरमैन ने पत्र पकड़ा दिया उसको। तो हम्म। इरफान साहब एक छोटा वो रखते थे, लैपटॉप तो उन दिनों होते नहीं थे, टाइपराइटर। तो हम्म। उस पे उसका पत्र बनाकर, उत्तर बना करके, और उसको कहते थे कि मियाँ यहाँ हस्ताक्षर कर दो अपने, अच्छा और अच्छा। अपने चेयरमैन साहब को दे देना। हाँ, इस तरह की वो सहायता किया करते थे। तो सहजता तो खैर उनका कोई मुकाबला नहीं है, वो सहज तो आज भी है, तब भी थे। हमने तो आप देखिए कि एमए के बाद उनको ज्यादा देखा है, देखा तो पहले भी था, लेकिन हम्म। एमए के बाद उनके फिर लगातार संपर्क में थे। अच्छा, तो कुंवर ये पाल सिंह बात सर है। के पास आते थे ना, कुंवर पाल सिंह सर उनके पास जाते थे इसलिए। कुंवरपाल सिंह जी जाते थे उनके यहाँ जाते थे डिपार्टमेंट में। अच्छा अच्छा, तो उसमें आपने तो उसमें भी क्योंकि लिखा है। तो एक ही चूंकि संकाय में था, एक ही फैकल्टी में था और ज्यादा दूरी भी नहीं थी। हम्म। तो जब भी हमारे गुरुजी को फुर्सत होती थी या क्लास व्लास नहीं होती थी, तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट चले जाते थे। अच्छा अच्छा। तो उनके लिए एएमयू में कहा भी जाता था कि केपी सिंह साहब कहाँ होंगे, कि या तो क्लास में होंगे, या अपने चैम्बर में होंगे, या इरफान साहब के पास होंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, इस तरह का एएमयू में कहा भी जाता था उस समय। तो तो उनके फादर सहजता का भी तो तो आपको सारे बताते हैं। अध्यापकों में। नहीं, जी, आप उनके फादर का भी तो कुछ बताते हैं सर, कि वो इरफान साहब के फादर जो उनकी बच्चों को पैसे देते थे, गरीब उनके बच्चों को। हाँ, उनके फादर हिस्ट्री में थे, हबीब साहब, हम्म। प्रोफेसर हबीब। तो उनके लिए ये कहा जाता है, हालांकि मैं तो जब गया तो 71 में तो शायद डेथ ही हो गई थी उनकी, और मैंने देखा तो नहीं, लेकिन किस्से वहां हवा में बहुत उड़ते थे उनके हम्म। एएमयू में। तो मैंने ये सुना कि लड़के जब जरूरतमंद है, मान लो कल से एग्जाम शुरू हो रहा है और फीस के पैसे नहीं है, और आप जानते हैं बगैर फीस के, बगैर जो आप जब तक वो फीस का वो नहीं लेंगे, नो ड्यूज, एग्जामिनेशन फी। तब तक आप परीक्षा में बैठ नहीं सकते। तो लड़के जी। उनके पास आते थे और उनसे कहते थे, सर ये फीस नहीं है, कितनी फीस है, तो अपने ड्रॉर खोल करके वो पर्ची लिख दिया करते थे। हम्म। इस तरह का अलीगढ़ में
ये उनके बारे में किस्से चला करते थे। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा कि उन्होंने कांग्रेस को भी बहुत सारा पैसा दान दिया उस समय गांधी जी को, क्योंकि उनकी जो अच्छा। पत्नी थी प्रोफेसर हबीब थी, हम्म हम्म। वो गांधीवादी थे। प्रोफेसर तैयब साहब, तैयब साहब अच्छा की बेटी थी सोहेला, सोहेला जी। तो वो गांधीयन थे शुरू में, तो फिर वो नेहरू जी के परम भक्त हो गए थे अच्छा अच्छा। और नेहरू जी को बहुत मानते थे, और नेहरू जी से फिर उनके दोस्ताना संबंध भी थे। हम्म। और दोस्ताना संबंध इस तरह के थे कि जब इरफान साहब को पीएचडी के लिए बाहर जाना था विदेश में, हम्म। तो उस समय प्रधानमंत्री के यहाँ से शायद क्लियरेंस होती थी उसके लिए, वीजा वीजा के लिए, कुछ इस तरह का अच्छा। था मामला। हम्म कहते हैं कि इरफान साहब गए और बाहर से बाहर ही वहां से पंडित जी से मिले ही नहीं और अपना करा लाए। हम्म। पंडित जी के पास जब फाइल पहुंची तो पंडित जी ने फाइल देखी कि ये तो हबीब का बेटा है। तो उन्होंने हबीब साहब को फोन किया, उनका कि ये इरफान तुम्हारा बेटा है कि हाँ। तो कहा इसको लेके आओ। अच्छा। वो गए और हाँ, मतलब संबंध ऐसे थे। इस तरह के किस्से अलीगढ़ में चला करते थे। हम्म। और इरफान साहब ने खुद ने लिखा है कि वो अलीगढ़ में जब भी कार से आते थे और एक बार आए और किसी अधिवेशन में आए तो वहाँ खाना नहीं था। तो अधिवेशन को समाप्त करने के बाद सीधे प्रोफेसर हबीब क्या गए, उन्होंने कहा हबीब मुझे खाना खिलाओ, मुझे भूख भूख लगी हुई है। अच्छा अच्छा। और प्रोफेसर हबीब के यहाँ हाँ खाना खाया। पंडित जी तो बहुत सहज थे ना इस मामले में। तो इनके और ये इरफान इरफान हबीब के फादर भी मेडिकल हिस्ट्री में थे। इरफान हबीब के फादर यूनिवर्सिटी में थे और हिस्ट्री डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे। अच्छा हाँ, अच्छा। और बड़ा बड़ा नाम है प्रोफेसर हबीब का। हम्म। प्रोफेसर हबीब का बड़ा नाम है हिस्ट्री में भी। अच्छा जैसे इरफान अच्छा। साहब का नाम है, वैसे ही हबीब हम्म। साहब का नाम। जी जी। और हाँ, वो बड़े आदमी थे। 1967 में उपराष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था अच्छा प्रोफेसर हबीब अच्छा। ने। हाँ, जब ये कांग्रेस के दो विभाजन हो गए थे, बीबी गिरी हम्म। और नीलम संजीव रेड्डी और ये सारा, जो हाँ हाँ। कांग्रेस इंदिरा और कांग्रेस ओ और ये सिंडिकेट और ये जो विभाजन हुए थे, ये शायद उस समय की बात है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो प्रोफेसर हबीब पढ़े लिखे आदमी थे, बड़ा नाम था उनका, खूब जान पहचान थी, बाहर पढ़ के आए थे। और तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो अलीगढ़ में गुरु शिष्य परंपरा जो है वो बहुत ऊंचे दर्जे की थी। हाँ, ऊंचे दर्जे की। कि जैसे मैंने आपने भी। मैंने अपनी हाँ किताब मैंने हाँ मैंने अपनी सर। किताब में भी जिक्र किया है कि हम्म। एक तो ये है, जैसे आजकल विश्वविद्यालयों में ये है कि मान लो आपका विद्यार्थी है तो मुझे मुझसे नहीं मिलेगा, हाँ। मेरा विद्यार्थी आपसे नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो अध्यापक उसके गाइड नाराज हो जाते हैं। उस समय हम्म। एबीयू में इस तरह की परंपरा नहीं थी। अच्छा अच्छा। हम लोग सारे अध्यापकों से मिलते थे, सबके यहाँ चाय पीते थे, सबसे हम्म गपशप करते थे, सबसे बातचीत हम्म। किया करते थे। तो हम्म। हमें कभी ये नहीं लगा कि हम मैं प्रोफेसर केपी सिंह साहब के अंडर में पीएचडी कर रहा हूँ, तो आपसे नहीं मिलूं, उनसे नहीं मिलूं, इनसे नहीं मिलूं। ऐसा कोई प्रतिबंध उस समय अलीगढ़ में हम मैंने तो कम से कम नहीं देखा। एक मुक्त भाव था और विद्यार्थियों पे भरोसा था, और घर परिवार की तरह लोग जो मान करके चलते थे। इसलिए आज भी जैसे हमारे गुरुजी अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हम लोगों के संबंध वैसे ही हैं, पारिवारिक। उनके बच्चों से, उनकी पत्नी अभी हैं नमिता जी, तो नमिता जी से जैसे कल उनका जन्मदिन था तो हाँ बातचीत हाँ। हुई। हाँ फेसबुक पे डाला है आपने। और हाँ, उनका बेटा, उनकी बेटी, उनके बच्चे, उनका उनके पति, उनकी पत्नी, सबसे लगभग मतलब जो एक जैसे परिवार के संबंध होते हैं, वैसे ही संबंध आज भी हैं हमारे। जी। तो तभी आपने उसको चैप्टर का टाइटल हमें लगता है इसीलिए दिया कि मेरा गुरुकुल और मेरा मेरा कम्यून। कम्यून, कम्यून। तो जैसे एक बात हमारे दिमाग में सर ये आ रही थी कि जैसे केपी जी, सिंह साहब के साथ आपने पीएचडी किया, तो जी। आपने फणीश्वर नाथ रेणु पे किया है। रेणु पे की। तो फणीश्वर नाथ रेणु को सेलेक्ट करने का क्या मतलब रीजन था कि क्या उनका केपी सिंह साहब का वर्क इसी पे था क्या? नहीं, उनका कथा साहित्य पे था। किस 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 कथा उनका किस कथा राइटर?
किस राइटर पे करते थे? मूलतः तो वो प्रेमचंद पे था, लेकिन उनका उपन्यासों पे काम था। अरे उपन्यासों लेकिन पे था, उपन्यास, अच्छा। हाँ हाँ, वो जो समकालीन उपन्यास होते हैं उनका काम था। ये हुआ जो आपने पहला जो प्रश्न पूछा है कि रेणु पे काम करने का मन कैसे बना। जी जी। 1977 में रेणु की मृत्यु हुई। हम्म। 1977 के अप्रैल में ये आपातकाल उठा था, हम्म। और चुनावों की घोषणा हो गई थी आपातकाल के बाद। हम्म। रेणु आपातकाल के विरोध में थे, उन्होंने अपनी सारी उपाधियां लौटा दी। उन्हें पद्मश्री वगैरह मिली हुई थी और बहुत सारी उपाधियां मिली थी। जयप्रकाश नारायण के वो परम भक्त थे। अब भक्त कहना इस समय वो अच्छा अच्छा नहीं लगता है, मतलब ये कह सकते हैं अनुयायी थे। अनुयायी थे। जयप्रकाश जी के अनुयायी थे। और जयप्रकाश जी को इतना मानते थे कि जब रेणु जी की बेटी की शादी हुई, तो हम्म। बाकायदा जयप्रकाश उनकी बेटी की शादी में आए थे। हम्म। तो उन दिनों सारे समाचार पत्रों से लेके पत्रिकाओं में, उन दिनों पत्रिका का मतलब होता था सारिका, धर्मयुग, हम्म। हिंदुस्तान, इस तरह की कादम्बनी। जो बड़ी पत्रिकाएं, कादम्बिनी, ये पत्रिकाएं मानी जाती थी। सब में रेणु के चित्र आते थे, सब में रेणु का चित्रण आता था। मैला आंचल मैंने पढ़ा ही था, हम्म। तो मैला आंचल तो मैं पाठ्यक्रम में भी था और वैसे भी पढ़ा था। रेणु की कहानियां भी पढ़ी थी। तो ये मेरा आग्रह था कि मैं रेणु पे काम करूंगा। हम्म। हमारे एक साथी नागार्जुन पे काम कर रहे थे, और मैंने इसमें रेणु को चुना। तो एक कारण तो यही है कि रेणु की चूंकि मृत्यु हुई थी उसी समय, और रेणु उस समय बहुत चर्चा में थे साहित्य में, सारी पत्र पत्रिकाओं से लेकर के सब जगह। और रेणु देखिए बड़े लेखक थे। मैं ये मानता हूं कि स्वाधीनता से पहले कथा साहित्य में यदि किसी एक लेखक को मुझे चुनना हो तो वो प्रेमचंद है। और कथा साहित्य के और स्वाधीनता के तुरंत बाद प्रेमचंद की परंपरा का यदि कोई एक लेखक मुझे चुनना हो तो वो रेणु अच्छा है। अच्छा। जी, रेणु के पास जो भाषा है, हम्म। रेणु के पास जो ग्रामीण जीवन का अनुभव है, रेणु की जो शैली है, मतलब ध्वन्यात्मक शैली की हिंदी में तो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा बड़ा कथाकार है। किस्सा गोई अच्छा। में तो अमृतलाल नागर हैं स्वाधीनता के हम्म। बाद। अमृतलाल नागर किस्सा गोई में बड़े बड़े कथाकार बड़े कथाकार हैं। लेकिन जो भाषा की जो ध्वन्यात्मकता है, भाषा जैसे गूंजती है उनके यहाँ, रेणु के यहाँ, हम्म। तो ये जो विरल भाषा है, विरल शैली है, और ग्रामीण जीवन का अनुभव है, वो रेणु के पास है। तो उस समय प्रभाव था, आज भी है। हम्म। आज भी है, और इतना बड़ा प्रभाव है कि आज भी मुझसे जैसे मुझे कोई काम नहीं हो, जबकि ऐसा होता नहीं है कि कोई काम नहीं हो, आलोचना का, और आलोचक का ये दुर्भाग्य है कि वो हमेशा व्यस्त रहता है, लोग उससे इतनी पत्रिकाएं हिंदी में, कभी किसी के लिए लिखना है, कभी किसी के लिए लिखना है, हाँ। तो पूरा जीवन, फुर्सत अपनी तरह से मिलती नहीं। हम्म। लेकिन मैं यदि कभी फुर्सत निकालता भी हूँ तो मैं मैलांचल या गोदान, यानी कितनी बार मैंने गोदान पढ़ा होगा और कितनी बार मैलांचल पढ़ा होगा। अच्छा अच्छा। और मुझे दोनों कंठस्थ है। आप रात को 1:30 बजे मुझे उठा करके ये कहें कि सर 1.5 घंटे भाषण दे दीजिए मैलांचल अच्छा। पे, तो मैं बगैर बगैर मुंह धोए 1.5 घंटा बोल सकता हूँ। तो किसी दिन एक सेशन इसी पे किया जाए सर, महिला आंचल पे आपके साथ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आनंद आएगा। बिल्कुल। और अच्छा, एक बात हाँ और सर बिल्कुल। हमारे दिमाग में आ रही है। ये तो आपने बताया इमरजेंसी के टाइम का वो पीरियड था, तो और फणीश्वर नाथ रेणु जैसे इमरजेंसी के खिलाफ खड़े थे। तो जी साथ ही क्या ऐसा भी तो है कि जैसे कुंवर पाल सिंह साहब थे और सीपीएम के कैडर थे, तो उनका भी जो एक सोशल इथॉस रहा होगा, उसने भी तो आपको फणीश्वर नाथ रेणु को समझने में मदद की होगी। या जो उनका कम्यून का एटमॉस्फियर था, उनके घर का जो एटमॉस्फियर था, जिसमें आप विभिन्न राइटर से मिलते थे, शहरयार साहब से मिलते थे। जबकि शहरयार साहब की में जब मैं समझता हूं इतना सोशल क्रिटिसिज्म शायद ना हो, लेकिन तब भी, या काजी साहब की स्टोरी इसको आप पढ़ते थे, तब उसने भी तो कुछ आपके इस पीएचडी टॉपिक में कुछ फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस का काम किया होगा।
देखिए, हमारे गुरु की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये कि उन्होंने अपनी वैचारिकता किसी शिष्य पर नहीं नहीं ला दी। अच्छा अच्छा। और पीएचडी के जो विषयों का जो चयन था या पीएचडी के विषय देते थे, तो वो कभी इस बात को लेकर के नहीं देते थे कि आप मैं जिस दल का हूँ उस दल से संबद्ध होकर के, कभी उन्होंने नहीं कहा मुझसे। अच्छा अच्छा, अच्छी और बात है। मुझसे नहीं, मतलब किसी विद्यार्थी से हम्म कभी ये नहीं कहा कि अपनी अपनी जो विचारधारा जो लादने का काम उनका कभी किसी को जोर दे करके नहीं कहा उन्होंने। हम्म, अपने आचरण में वो उस तरह से रहते थे। वही मतलब। यदि उनका आचरण आपको प्रभावित करता है तो आप जाइए उनके साथ, हम्म यदि नहीं है तो कई विद्यार्थी ऐसे थे जो कि जो वैचारिक रूप से उनके साथ नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखे थे, काम अच्छा कर रहे थे। और रेणु तो कम्युनिस्ट नहीं थे, हम्म रेणु तो समाजवादी थे, और समाजवादी आंदोलन से आए थे। हम्म, लेकिन रेणु के पास एक दृष्टि थी अपने समाज को समझने की, अपने जीवन जी। को समझने की। आप देखिए कि स्वाधीन भारत के तुरंत बाद 1952 में पहला जब 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 ये चुनाव हुआ है, पहला आम चुनाव, तो उस समय से तो उन्होंने महिलांचल लिखना शुरू कर दिया था, और 1954 में वो प्रकाशित हो गया था। हम्म लेकिन रेणु जैसी भविष्यवाणी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आगे का जो ग्रामीण समाज का जो इतिहास है या जो भविष्य है वो किस तरह का होगा महिलांचल। तो तो इसलिए विचारधारा का तो मुझे नहीं लगता कि विचारधारा जो विचारधारा के तहत मैंने रेणु पर काम करना शुरू किया था, ऐसा नहीं था। ये मेरी अपनी अनकॉन्शियसली कोई उनका। विचारधारा नहीं थी। हाँ। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, तो अच्छी बात है। इस तरह का, इस तरह के उनके पूरे घर का वातावरण इस तरह का नहीं था। हम्म तो लेकिन एक उन्होंने लिबरल कभी किसी, एटमॉस्फेयर तो मिला, लिबरल एटमॉस्फेयर। और एकदम वो लिबरल एटमॉस्फेयर एकदम तो एक लिबरल, आया ना। हाँ जैसे आपके एकदम। आपके लेखन में और व्यक्तित्व में जो एक हमको एक लिबरल टाइप का उसमें आवाज सुनाई पड़ती है। तो वो हो जी, सकता है क्योंकि कुंवर पाल सिंह साहब और इन सब जो बड़े राइटर्स अलीगढ़ में मिले, हाँ उनका प्रभाव बिल्कुल। अनकॉन्शियसली हर व्यक्ति पर पड़ता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति देखिए नीलांशु जी, जीवन के बारे में ये है कि जीवन के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि आप जो आज बोल रहे हो, आप जो जिस तरह से बैठे हो, आप आपका जो दिमाग जिस तरह से काम करता है इस चीजों को पढ़ने के बाद, वो चीजें कहाँ से आई। आप अपना मूल्यांकन करें तो ये बड़ा मुश्किल है कि आपने कौन सी चीज कहाँ से सीखी। सही बात। हम हर एक से हम हर एक से कोई ना कोई चीज, अच्छी चीज सीखते रहते गुड। हैं, और उनसे हमारा व्यक्तित्व बनता है। लेकिन जब हम उनका मूल्यांकन करें कि हमने बात करना कहाँ से सीखा, हमने भाषण देना कहाँ से सीखा, हमने चीजों हमने मान लो किसी उपन्यास को पढ़ने के बाद उसमें प्रवेश करना कहाँ से सीखा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कई कोई फैक्टर्स चीज होते हैं। आपको बहुत अच्छी लगती, कई कई फैक्टर्स। कई फैक्टर्स तो होते निश्चित रूप से मैंने ये अपने संस्मरणों में लिखा भी है कि अलीगढ़ का बहुत बड़ा प्रभाव मेरे जीवन पर है, लेकिन एक व्यक्ति का प्रभाव नहीं है। हैं। पूरी संस्था, और संस्था में वो काम करने वाले वो लोग, जो बड़े लोग थे, उन्होंने हमें सिखाया पढ़ाया, उनका प्रभाव है। जैसे कोई और आपके वो। मैंने ये भी लिखा है उसमें कि हाई स्कूल इंटर तक तो, मतलब इंटरमीडिएट तक मुझे कोई अच्छे अध्यापक ही नहीं मिले। ये बताया था आपने। हाई स्कूल में भी नहीं मिले, और जो पूरे, मतलब बीए से जो आप पहले का, आप देखिए कि हिंदी का कोई किसी तरह की पृष्ठभूमि मेरी नहीं थी। हम्म पृष्ठभूमि इसलिए नहीं थी कि मुझे कोई इस तरह के अध्यापक मिले ही नहीं जो कि मेरे हिंदी प्रेम हम्म, को जागृत करते। हो सकता है कि मेरे जो अध्यापक रहे उनमें भी उस तरह का हिंदी प्रेम नहीं रहा हो। साहब। ये तो एक खुला वातावरण चूंकि मुझे मिला, और मुझे ऑनर्स मैंने किया हिंदी में, और कला संकाय के सामने बड़ा पुस्तकालय था मौलाना आजाद, उसमें उसकी किताबें देख करके या अपने अध्यापकों को पढ़ते लिखते देख करके जैसे भी प्रभाव आया, तो शुरुआत एक तरह से मैं अलीगढ़ से ही मानता हूँ अपनी, अच्छा। हिंदी के प्रति तो रुझान, हिंदी। जी, अलीगढ़ में आपकी मुलाकात नमिता सिंह से भी हुई। और हाँ आपने अपने। नमिता जी तो चूंकि उनकी पत्नी थी,
हम्म। पत्नी हैं, अब भी हैं। और नमिता जी वहाँ टीकाराम गर्ल्स कॉलेज है उसकी प्रिंसिपल रही हैं। जी। और सुमित्रा नंदन पंत की पोती हैं वो, बताया था आपने। नमिता जी। लेकिन घर को जिस तरह से चलाती थी, या घर में हम्म। जिस तरह का वातावरण था, तो मुझे तो कई बार मैं उनसे पूछता भी था कि आप लिखती पढ़ती कब है। हम्म। क्योंकि उनके यहाँ लगातार, क्योंकि वो इसी के मेंबर थे हमारे गुरुवर, तो लगातार उनके यहाँ लोगों का आना जाना, अध्यापकों का, कर्मचारियों का आना जाना खूब लगा रहता था। विद्यार्थी भी आते थे, सब लोग आते थे। बड़ा सम्मान था उनका अलीगढ़ में। तो लेकिन सबको उचित सम्मान मिलता था उस घर में। कभी ऐसा नहीं है कोई व्यस्त हैं या थकी हुई हैं तो लोग बाहर से बाहर चले जाएं बगैर चाय पिए। कोई भूख आए तो खाना खा लो, चाय पी लो। तो एक इस तरह का पूरा खुलापन उनके यहाँ था। कोई पर्दागिरी उस तरह की नहीं थी, कोई किसी तरह का बंधन या कोई वो नहीं था उनके यहाँ। कमलेश्वर वगैरह भी आते थे ना, कमलेश्वर भी आते थे ना सर क्या? कमलेश्वर आते थे, राजेंद्र यादव आते थे। हम्म। कमलेश्वर से तो दोस्ती थी, गुरुदेव की अच्छी दोस्ती थी। अच्छा अच्छा। काजी साहब आते थे, शहरियार साहब आते थे। शहरयार साहब की यहाँ। जो गजलों पे, उन्होंने एक, हमें हमारे पास उनकी गजलों की किताब है, गुलजार ने जी। एडिट की है। तो उसके हाँ। तो उसके जो फ्लैप पे जो है, क्या कहते हैं, कमलेश्वर ने लिखा है। और कमलेश्वर। कमलेश्वर ने लिखा है कि शहरयार की शायरी में एक अंदरूनी सन्नाटा है। हाँ। तो सर कुछ आप बताएंगे हमारे दर्शकों को, कैसे, मतलब कुछ ये बात कैसे वाजिब है सर? अंदरूनी सन्नाटा यानी वो अंदर से, जैसे मैं दो का उदाहरण आपके सामने उदाहरण से प्रस्तुत करूं। जी। काजी साहब बोलते थे। हाँ। काजी साहब को गुस्सा भी आता था तो उसको भी व्यक्त करते थे। काजी साहब को वैसे भी बोलते थे। काजी साहब पढ़े लिखे खूब थे, शहरियार साहब भी थे। लेकिन काजी साहब अपने जब वो बोलना शुरू करते थे या आप कोई चीज पूछे, आप एक प्रश्न कोई कर लीजिए तो काजी साहब आपके आगामी 100 प्रश्नों का उत्तर दे देते थे। इतनी अच्छा। उन्हें, इतनी जानकारी थी उन्हें काजी साहब हम्म। को। शहरियार साहब चुप रहते थे, अच्छा। बहुत कम बोलते थे। हाँ, बहुत कम बोलते थे। हम्म। और जो सन्नाटा है, तो एक शायर के अंदर तो देखिए सन्नाटा अच्छी बात मानी जाती गुड। है। एक शायर चुप है, बोल नहीं रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज अंदर चल रही है। हम्म। जैसे उनका एक शेर है। इरशाद। हाँ, शेर है, पहले नहाई ओस में, फिर पहले आंसुओं ना। में रात। गुड। पहले नहाई ओस में, फिर आंसुओं में रात, यूं बूंद बूंद उतरी हमारी रगों में रात। गुड। यूं बूंद बूंद उतरी हमारी रगों में रात। यूं, यूं, ये। पहले नहाई ओस में, फिर हम्म। आंसुओं में रात, यूं हम्म। बूंद बूंद उतरी हमारी रगों में रात। क्या बात। तो रगों में रात का उतरना, हम्म। और इस तरह से उतरना, दोनों दोनों जल है। हम्म। ओस भी है, उसमें भी पानी है, हम्म। और आंसुओं में भी पानी है। लेकिन दोनों पानियों के माध्यम से हमारी रगों में उतरी। रगों में तो रग में उतरना तो बहुत बड़ी चीज है। पहले नहाई ओस में, फिर आंसुओं में रात, यूं बूंद बूंद उतरी हमारी रगों में रात। गजब तो की लाइन है। सन्नाटा है। हाँ, चुप्पी है। अंदरून। चुप्पी है, अच्छा। सन्नाटा है। और बहुत काजी सारे साहब। शेर हैं उनके। अच्छा हाँ, शेर और काजी कैसे साहब कैसे? काजी साहब बोलते थे? बहुत, काजी साहब अच्छा बोलते थे। अच्छा। अच्छा। काजी साहब को एक तो नॉलेज इतनी थी, ज्ञान इतना था हम्म। कि उनसे कोई जीत नहीं सकता था। अच्छा आप अच्छा। छेड़ दीजिए। हम्म। मान लो जैसे आपने छेड़ दिया कि ये काजी साहब हलवा कहाँ से आया शब्द, अच्छा अच्छा। तो मालूम पड़ा कि पूरे पूरे हलवा का इतिहास बता देंगे। हलवा कितने कितने तरह का होता है, कहाँ कहाँ अच्छा से आया, किस तरह से आया, अरब में कैसे बनता है, वहां कैसे बनता है, हिंदुस्तान में कैसे बना, मुगलों क्या कैसे बना। अच्छा। जैसे उन्होंने जब ये उपन्यास लिखा दारा शुरू, तो हम्म। इरफान हबीब साहब ने ये कहा कि काजी साहब ने खाने के बारे में तो लिखा ही नहीं। हाँ। तो काजी साहब ने कहा कि भाई इरफान साहब तो मीडिएवल हिस्ट्री के आदमी हैं,
उन्हें नहीं मालूम कि जो मुगलों का खाना था वो सरकारी खजाने से नहीं आता था पैसा उसके लिए। मुगलों का जो खाना था, मुगल बादशाह का खाना, वो सरकारी खजाने से नहीं बनता था, वो उनके निजी उसे खाते से बनता था। वो सरकारी खजाने से कभी नहीं खाते थे। तो इसलिए मैंने उसमें मैं कोई भाई साहब ने जिक्र नहीं किया उसका। अच्छा अच्छा। और तुरंत जवाब दे, तुरंत जवाब दे। जैसे एक बार, ये शायद 79 की बात होगी, जहां वो रहते थे किराए के मकान में, बाजार था नीचे और किताबों की दुकान थी। काजी साहब ऊपर रहा करते थे। तो कुछ विदेशी लड़के थे, कुछ वो थे, कुछ पता नहीं क्या उन दोनों वो था। तो उसमें दुकान में आग लगा दी। आग लगा दी तो कोई पुलिस का अधिकारी काजी साहब के पास आया और ऊपर कहा कि सर वो नीचे किताबों में आग लगा दी है और आपको सुरक्षित ले जाने के लिए मैं आया हूं ऊपर, आप चलिए यहाँ से। तो काजी साहब ने उसको डांटा, और काजी साहब ने डांटते हुए ये कहा कि मियाँ, अदब जल रहा है और तुम्हें चिंता अदब की नहीं है, काजी की है। अच्छा, अदब काजी को जल मर रहा जाने था। दो, अदब जल अदब को रहा बचाओ। है। अदब को बचाओ, अदब बहुत बचेगा बढ़िया। तो दुनिया बचेगी, अदब बचेगा हम्म। तो दुनिया बचेगी। अदब को बचाओ। तो काजी साहब इस तरह के वो थे। और लिटरेचर के आदमी होके देखिए, हिस्ट्री की कैसी गजब की जानकारी। हाँ, हिस्ट्री की बहुत बहुत जानकारी थी। जब आप दारा उसमें बता रहे हैं कि जैसे मुगलों का खाना खाने के विषय में बता रहे हैं, तो इतनी उन्होंने हाँ, रिसर्च की। नहीं नहीं, तो हिस्ट्री की पूरी पूरी जानकारी थी काजी साहब को। हम्म, काजी साहब की तो याददाश्त भी थी, काजी साहब का बोलने का ढंग भी था, काजी साहब बात भी हाँ, करते थे। तो ये तो अलीगढ़ की सिर्फ जैसे ट्रेडिशन आप, है ही। हाँ, जैसे आप देखिए कि एक बार जब वो पाकिस्तान गए हम्म। और जियाउल हक साहब ने बुलाया, वहाँ के सदर पाकिस्तान थे जियाउल हक साहब। तो मिसेज लौटने के बाद मिसेस गांधी ने काजी साहब को बुलाया और कहा कि काजी साहब, सुना है कि सदर पाकिस्तान ने आपको बहुत इज्जत बख्शी। तो हम्म। काजी साहब ने कहा कि मैडम, जब आपने मुझे इज्जत बख्शी है तो पड़ोसी तो बख्शेगा ही। अच्छा आपने अच्छा। मुझे पद्मश्री दी है, आपने मुझे पद्मश्री दी है, तो वो बाहर जो पड़ोसी मुल्क है वो तो इज्जत देगा ही देगा। जी जी। इंदिरा जी मुस्कुराई और काजी साहब चले आए। तो सर, आज आपसे बात करके बहुत एनलाइटनमेंट हुआ। और स्पेशली हम अलीगढ़ के जो जाइंट्स हैं, इरफान हबीब साहब के बारे में हमें जानकारी मिली, नमिता सिंह मैम के बारे में, कुंवर पाल सिंह साहब, शहरयार और काजी साहब। अलीगढ़ में एक लंबी लिस्ट है प्रोफेसर्स जी। की। जैसे एक आपने अपने संस्मरण में किसी प्रोफेसर हाँ का नाम हम भूल रहा हूँ, देव के, देव और बिहारी का जो कंपैरिजन करते थे। एक जो थे, जो भ्रमर, हाँ, प्रोफेसर, नव नव हाँ, प्रोफेसर शुक्ल, नव नवगीतकार थे। तो अब भरभर जी, बेसिक भरभर जी। बेसिक बात यह है कि अलीगढ़ ने कुंवर सूरज पाल सिंह को, सूरज, सॉरी, सूरज पालीवाल सर को बनाया है, रचा रचा है, और अलीगढ़ उनकी आत्मा में बसा हुआ है। अगर अलीगढ़ के बिना आप सूरज पालीवाल की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे बिल्कुल। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर उनका कोई क्वेश्चन है सूरज पालीवाल सर से, उनके वर्धा के एक्सपीरियंसेस के बारे में, उनके जोधपुर के एक्सपीरियंसेस के बारे में, या उनके कृतित्व के विषय में, तो कमेंट बॉक्स में उन प्रश्न को डाल दें। हम पालीवाल सर से निवेदन करेंगे उन प्रश्नों को अगले एपिसोड में उनका जवाब दें। धन्यवाद सर, प्रणाम सर, प्रणाम। जी।